नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ आज हम आपसे संवाद करेंगे कि आखिर देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई चल रही है और विपक्ष और जनता का उस पूरे कार्रवाई पर क्या दृष्टिकोण है, क्या नजरिया है, कैसे कुछ गिरफ्तारियों का विरोध हो रहा है और गिरफ्तारियों के बाद कैसे कुछ रसूखदार या राजनीतिक दल के नेता बयान दे रहे हैं, कौन कैश के साथ पकड़ा गया, किस स्थिति में पकड़ा गया और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई और कार्रवाई किए जाने के बाद ऑपरेशन लोटस के तहत क्या कुछ पूरे देश में किया जा रहा है जैसा कि विपक्ष का आरोप है। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संजय राउत शिवसेना के बड़े और वरिष्ठ नेता जो सामना के संपादक भी हैं और सांसद भी हैं और साथ ही साथ पिछले 1-1.5 सालों के दौरान एक मुखर मोदी विरोधी नेता के तौर पर साबित हुए, आज बाकायदा उनको ईडी ने हिरासत में ले लिया है। और जब हम खबर खत्म कर रहे होंगे तो शायद ये खबर आपको दें कि उनकी बाकायदा गिरफ्तारी कर ली गई है। कारण यह है कि संजय राउत पिछले कई दिनों से ईडी को, सरकार को, सबको ये चुनौती दे रहे थे, सिर्फ इस बात को दोहराते हुए कि वो मोदी सरकार और शिवसेना के समर्थक और एक बड़े नेता होने के नाते परेशान किए जा रहे हैं और इसके कारण से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी तो वो उसका सामना करेंगे लेकिन समर्पण नहीं करेंगे। जबकि ईडी आज उनके घर पर सुबह से ही दस्तक देने के बाद पूरी टीम पूछताछ कर रही थी और अब से कुछ देर पहले उनको बाकायदा हिरासत में ले लिया। किरीट सोमैया का क्या बयान है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो बहुत फेमस सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ कि उनका भी जो जेल में स्थान होगा वो अपने ही एक सहयोगी जो महाविकास आघाड़ी के अर्थात कांग्रेस के नेता, माफ करिएगा, वो कांग्रेस के नेता हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, उनके साथ उनके बगल में ही उनकी जगह होगी, ये बात उन्होंने कहा था। और इसके बाद बाकायदा हिरासत में लिए जाने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होगी। नवाब मलिक, जी हाँ, हम आपको याद दिलाएं, वो नवाब मलिक हैं, वो नवाब मलिक के बगल उनका जेल में स्थान होगा, ये किरीट सोमैया ने कहा था। और अब ये जेल होगी या नहीं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल संजय राउत ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी शोएब खान, इनपुट सहयोगी शोएब खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम उन जानकारियों के साथ। शोएब जी, कितने समय पहले गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद उनको कहां पहुंचा दिया गया है, ताजा जानकारी अपडेट करिए। दिवाकर जी, देखिए, सुबह 7 बजे 9 सदस्यों की जो ईडी टीम थी वो इनके मैत्री आवास पर पहुंच गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले कई बार उनको ईडी ने नोटिस भी दिया था, लेकिन कभी राज्यसभा में शामिल, राज्यसभा का जो सेशन होता है उसमें शामिल होने की बात कहते थे, कभी कुछ बहाना बना देते थे। मजबूर होकर आज सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंच गई और 9 लोगों की टीम थी, इनसे काफी पूछताछ करी है और ये 4:45 बजे 5 बजे के करीब उनको हिरासत में लिया गया। जैसे ही हिरासत की बात आई तो काफी तादाद में शिवसेना के समर्थक थे, उनके आवास के बाहर पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी ईडी के खिलाफ और ईडी को नहीं ले जाने दे रहे थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को हटाया, समझा के बुझा के, कुछ लोगों को उन्होंने अपनी गाड़ियों में भी लिया, उनको भी ले गए हैं, तब इनको वहां से, इनके घर से ईडी के ऑफिस ले गए हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनको हिरासत में लेके और वहां कड़ी पूछताछ की जाएगी। ईडी के सूत्रों का ये कहना है कि इनसे पूछताछ में काफी सबूत मिल गए हैं। सबसे बड़ा सबूत इनको मिला है कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत है, इनके जो दोस्त थे प्रवीण राउत, उनकी पत्नी थी माधुरी राउत। माधुरी राउत ने संजय वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए, जी जी, जिसका कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब ईडी को नहीं मिला है।
दूसरी तरफ इसी रकम से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट भी खरीदा था और माधुरी राउत के खाते में भी काफी पैसा ट्रांसफर किया गया है। जो सुजीत पाटकर है, सुजीत पाटकर संजय राउत की बेटी के साथ एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर भी है, जिसको लेकर काफी चीजें मिली है और ईडी ऑफिस में लेके इनसे जो है पूछताछ जब करेगी, वहाँ क्या जानकारी निकलती है वो फर्दर अपडेट के बाद में आप। शोएब जी, कुछ जानकारी मैं आपसे और चाहूंगा, आप फोन लाइन पर बने रहिएगा। मैं जानकारी, लेकिन आप ये देखिए कि पात्रा चावल घोटाले 1000 करोड़ से अधिक का ये मामला बताया जा रहा है। पात्रा चावल घोटाले में ये और इनकी पत्नी और पैसे का ट्रांसफर इनकी पत्नी के नाम पर भी किया गया। क्या कुछ और जानकारी मिल रही कि कुछ और रिश्तेदार हों? क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं। कुछ ही देर में हम आपको ताजा तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया। लेकिन क्या पात्रा चावल घोटाले में इनके परिवार के कुछ और सदस्यों के नाम सामने आ रहे हैं? कुछ ऐसी जानकारी है? देखिए, ये पूरा मामला पात्रा चावल घोटाला जो मामला है, हम आपको शुरू से बता रहे हैं। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी जो थी, उसको पात्रा चावल को पुनर्विकसित करने का काम दिया गया था। ये काम मिला था MHADA ने सौंपा था। इसके तहत मुंबई के गोरे गांव में 47 एकड़ में पात्रा चावल में 672 किराएदारों के घरों को पुनर्विकसित करने की बात कही गई। लेकिन जो ईडी के सूत्र हैं, उनका ये कहना है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने MHDA को गुमराह किया और बिना फ्लैट बनाए जमीन 9 बिल्डर्स को 908.79 करोड़ रुपए में बेच दी। बाद में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने विडोज नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और खरीदारों से, घर के जो खरीदार थे उनसे फ्लैट के लिए 138 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। फिर इस कंपनी ने, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से 1034.79 करोड़ रुपए से कमाई की है और इसी पैसे को जो है अपने सहयोगियों को ट्रांसफर किया गया। इन सहयोगियों में जो नाम आ रहे हैं, प्रवीण राउत का नाम आया है, इनकी मिसेज माधुरी राउत का नाम आया है, संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का नाम आया है। इसके बाद में प्रवीण राउत ने ही राकेश वधावन, सारंग वधावन का भी नाम आया है, सुजीत पाटकर का भी नाम आया है जी। और अभी अंदर खाने से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो जांच चल रही है इसमें संजय राउत की बेटी जो है अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जुड़ी नजर आ रही है। बस यही जानकारी शोएब खान हमें चाहिए हुई थी, क्योंकि इनके परिवार का हर एक सदस्य कहीं न कहीं पात्रा चावल घोटाले में जिस तरीके से पैसे का ट्रांसफर किया गया, नियमों को धता बता करके, उसमें संजय राउत के अतिरिक्त उनके परिवार के कई सदस्यों के भागीदारी की खबर मिल रही है। क्या उनसे भी पूछताछ हो सकती है? कुछ जानकारियों को कलेक्ट करने में शोएब आपको कोई जानकारी मिल पा रही हो? देखिए, इसमें अभी संजय राउत को ले गए हैं, अभी शायद ऑफिस अभी पहुंच रहे होंगे, उसके बाद में इनसे पूछताछ की जाएगी, वहां पर चलेगी। क्या ये बताते हैं, उसी के उसमें से जो है कुछ जो इनपुट निकलेंगे वो ईडी के पास आएंगे। ईडी फिर उनको जो है इनके जो परिवारों के अगर नाम है तो उनसे भी पूछताछ जरूर करेगी। ईडी इसमें ये तय है कि वर्षा राउत जो है उनसे जरूर ही पूछताछ होगी, क्योंकि सीधा सीधा पैसा उनको ही ट्रांसफर किया गया। शोएब जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब इनको हिरासत में लिया गया, क्योंकि आज सुबह से ही ईडी दस्तक दे चुकी थी और ये कंफर्म था, जब हम लोग भी इस पर बाकायदा एक एडिटोरियल मीटिंग कर रहे थे कि इनकी गिरफ्तारी या ये हिरासत में लिए जा सकते हैं, तो क्या इसके पहले इनके घर के आसपास या इर्द गिर्द इनके समर्थकों का इकट्ठा होना, शिवसेना के समर्थकों का इकट्ठा होना, या शिवसेना समर्थक जो उद्धव गुट से संबद्ध हैं, क्या वो पूरे महाराष्ट्र में कुछ विरोध प्रदर्शन करेंगे या कर सकते हैं या कर रहे हैं? इस तरह की कोई सूचना है? दिवाकर जी, देखिए, इसमें दोपहर 2 बजे के तक तो वहां पर कोई शिवसेना के लोग मौजूद नहीं थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और लोगों को, क्योंकि ये जो है अंदर से बैठकर ट्वीट भी कर रहे थे, इन्होंने 2 ट्वीट भी किए हैं। जब लोगों को पता चला तो शिव सैनिक वहां पर इकट्ठा 2 बजे के बाद में शुरू हो गए। लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो सरकार बीजेपी के सहयोग की, एकनाथ शिंदे की है,
और आज जो रवैया शिव सैनिकों के साथ में मैत्री आवास के बाहर जो शिव सैनिक इकट्ठा थे, जो हट नहीं रहे थे, जो रवैया अपनाया है पुलिस ने, तो उससे ये लग रहा है कि अगर ये कुछ करेंगे तो पुलिस फुल्ली एक्शन लेगी, उसमें कहीं कोताही नहीं बनेगी। क्योंकि जिस वक्त ये घर से निकलने के लिए गाड़ी आगे बढ़ी, गेट खुला, तो उस पर ही नारे लगने लगे। तो पुलिस ने मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट में सबको हटा दिया। वहाँ जो एसीपी डीसीपी थे उन्होंने सीधी चेतावनी भेज दी कि अगर आप लोग यहाँ पर नहीं हटेंगे तो हम जो है आपके ऊपर लाठी चार्ज कर देंगे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस जो है, अगर सैनिक कहीं भी कोई ऐसी बात करते हैं, कोई भी जाम लगाते हैं या विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें पुलिस पूरी तरीके से कार्रवाई करती है। आपने कुछ ऐसी तस्वीरें भी जो हमारे सहयोगी मुंबई से हमें भेज रहे हैं वो देखी होंगी। आपको क्या लगा कि उनके बॉडी लैंग्वेज से ये बात नजर आ रही है कि जो इतना कॉन्फिडेंस में वो धप्पल देते थे, माफ करिएगा ये शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि वो चुनौतियां बराबर देते रहे हैं, उस चुनौतियों में जब वो गिरफ्तार कर लिए गए तो उतना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था क्या उनको, उनके बॉडी लैंग्वेज से? जी, आपने बिल्कुल सही कहा दिवाकर जी। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से वो हमेशा ही, चाहे वो सामना के माध्यम से हो, चाहे अपने बयानों के माध्यम से वो हमेशा धप्पल देते रहते थे। आज भी वो अंदर से लग रहा था, उनके चेहरे से, जो जिस वक्त वो निकले हैं और सुबह के वक्त वो बाहर आए थे टेरेस पे खड़े होके, वो यही दिखाना चाह रहे थे कि हम निर्दोष हैं और हम बहुत मजबूत हैं। लेकिन जिस वक्त वो गाड़ी से निकले और बाहर निकल के उन्होंने वो भगवा ध्वज गले में डाले रहते वो फहराया, और इस तरीके से दोनों हाथों को करके जो उन्होंने करा था, तो और लेकिन उनका चेहरा साफ ये जाहिर कर रहा था कि अंदर से टूटे हुए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, आप खबर पे बने रहिए उन तमाम खबरों पर शोएब जी, क्योंकि हमको आगे भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें दिखानी बतानी। कोशिश करिएगा कि जब वो भगवा गमछा जो वो लटकाए हुए थे, जो वो पहने हुए थे, उसको बाकायदा उन्होंने झंडे की तरह लहराने की कोशिश की। हम वो तस्वीर चलते चलते अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे, लेकिन हम अब दूसरी खबर पर चलते हैं। बड़ी खबर, इस वक्त की एक बड़ी खबर और है, और वो खबर है पश्चिम बंगाल से पार्था चटर्जी ने जिस तरीके से आज ईएसआई हॉस्पिटल में चेकअप के लिए वो जा रहे थे, तब उन्होंने एसएससी घोटाले के संदर्भ में कहा, मेरा पैसा नहीं है, समय आने दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। एसएससी घोटाले में पार्थ चटर्जी ने ये कहा है कि वो सब कुछ बताएंगे और समय आने दीजिए, सब कुछ पता चलेगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि अब पार्थ चटर्जी को सब कुछ बताना चाहिए। ईडी ने अर्पिता को भी गिरफ्तार किया है, अर्पिता के रोते हुई तस्वीरें भी आपने देखी हैं। तो एसएससी घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि पार्थ चटर्जी ने साफ कर दिया है कि जितनी बातें और जितने तहमत, जितने आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं, समय आने पर सब कुछ बताएंगे कि आखिर में ये पैसा किसका है। उन्होंने साफ कहा कि ये पैसा मेरा नहीं है, समय आने दीजिए, हम सबको बताएंगे। ईडी की गिरफ्तारी में है। पार्थ के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने हमला किया। उन्होंने कहा साजिश है, तो इसमें शामिल लोगों के नाम क्यों नहीं बता रहे हैं पार्थ, ये एक बड़ा सवाल है। और 5 बैंक खाते जो पार्था और उनके सहयोगी से जुड़े हुए हैं, उन सब पर नजर पड़ चुकी है, ईडी की कार्रवाई की जा रही है। तो एक बड़ी खबर है। हमारे साथ सीधे कोलकाता से इस समय शांतनु बनर्जी जुड़ रहे हैं। शांतनु, क्या कुछ ताजा अपडेट है, हमें जानकारी दीजिए। देखिए दिवाकर जी, फिलहाल पश्चिम बंगाल का हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पश्चिम बंगाल का हाईकोर्ट ने सीधा तौर से एसएससी घोटाले मामले पर पार्थ चटर्जी और अर्पिता चटर्जी को जो मतलब ईडी ने जो मतलब हिरासत में ले ली, उसके बाद फिलहाल 48 घंटे के बाद उसको मतलब मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा। तो इसी वजह से देखिएगा पिछले दिन मतलब पिछले परसों दिन में खुद पार्थ चटर्जी ने ऐसे कहा था कि ये मेरा पैसा नहीं है, लेकिन आज भी उन्होंने और एक विस्फोट बातें की। मतलब सिर्फ एक बार नहीं, उन्होंने 3 बार कहा है कि एक पैसा हम बार बार बोलते जा रहे हैं, ये पैसा मेरा नहीं है, सिर्फ वो किसी ने फंसाया। ये सबसे बड़ी बातें उन्होंने आज की मतलब खुलासा की
मेरे को फंसाया गया था, लेकिन कौन फंसाया गया था इसका नाम भी अभी तक सामने नहीं आ रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी देखिए, ईडी का मतलब जो पूछताछ शुरू की, खुद ईडी ने मतलब सूत्रों से जो जानकारी मिल रहा है, ईडी ने कुछ ऐसी बोल रहा है कि अर्पिता ने ईडी के साथ सहयोगी कर रहे हैं, लेकिन पार्थो चटर्जी ठीक ठाक से सहयोगी नहीं कर रहे। ईडी के पास खुद अर्पिता ने कहा कि अर्पिता का जो मतलब फ्लैट से इतना भारी रकम का जो मतलब करोड़ों रुपया का जो पैसा मिला है वो खुद अर्पिता को ही मालूम नहीं है, क्योंकि अर्पिता का मतलब जिस घर पर ये पैसा मौजूद था उसी घर में अर्पिता का आना जाना माना किया था। अर्पिता का उस घर में घुसना पूरा माना था, लेकिन अर्पिता ने सीधा तौर से ही कहा कि खुद पार्थो चटर्जी का कई मतलब लोगों ने कभी कभी आते हैं और उस घर में घुसते हैं, क्या करता है नहीं करता है हमको कुछ मालूम नहीं, उसके बाद ताला लगे को निकल जाते हैं, क्योंकि उसी घर में मेरे को मतलब घुसने का कोई परमिशन नहीं दी गई थी। अर्पिता की ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया तमाम न्यूज चैनल पर काफी प्रभावी रही हैं। अर्पिता किस तरह से रोते हुए, और वो बता रही थी कि वो बीमार हो चुकी है, कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। 2 बात बहुत महत्वपूर्ण है शांतनु, इन तस्वीरों के जरिए नोटों के ढेर, अर्पिता का रोना, और आज जब ईएसआई हॉस्पिटल में प्रस्तुत करने जा रहे थे पार्थो को चेकअप के लिए, जांच के लिए, तब नाराज पार्थो ने कहा पैसा मेरा नहीं। कुछ अर्पिता ने भी यही कहा है कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। आखिर में मास्टरमाइंड कौन है, सुई कहां जा रही है संदेह की, ये शायद अब एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है शांतनु। बिल्कुल, और एक बड़े बात मतलब बड़े खबर अभी अभी सामने आया। ईडी ने सूत्रों से जो जानकारी मिल रहा है, पहले यही आपको बता दें, ईडी ने खुलासा करके कहा है अर्पिता का जो रिटर्न फाइल है, आईटी का जो रिटर्न फाइल है, उसमें बड़े रकम का कोई पैसा आना जाना का कोई रिटर्न फाइल नहीं मिल रहा है। अर्पिता का खुद अपना नाम से जो अकाउंट बनाया गया, क्योंकि फिलहाल अभी 8 अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, क्योंकि उसमें भी करोड़ों रुपया है। साथ साथ ये भी और एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रहा है, क्योंकि अर्पिता का नाम पर 2 जीएसटी का नंबर मिला है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए 2 जीएसटी का नंबर मतलब एक अर्पिता का जो नेल पार्लर है कलकत्ता में, उसका एक जीएसटी का नंबर यूज करते थे, लेकिन दूसरा नंबर भी एक अर्पिता का आया, लेकिन अभी तक ईडी के पास नहीं मालूम हो रहा है दूसरा नंबर अर्पिता का पास क्यों आया और कैसे आया। ये मतलब जीएसटी का दोनों नंबर आपको भी मालूम है, अलग अलग कोई बिजनेस का जिसका तरीका है उसमें अलग अलग जीएसटी का नंबर यूज करते हैं। लेकिन अर्पिता ने जो नेल पार्लर का खुद अपना जो नेल पार्लर है उसी का नंबर जीएसटी का नंबर आया, लेकिन दूसरा नंबर अर्पिता का नाम पर है, लेकिन वो अर्पिता का है या अर्पिता की मतलब दूसरा कोई अर्पिता का नाम पे बनाया गया, ये सबसे बड़ी सवाल अभी भी सामने आ रहा है। लेकिन तब भी पार्थो चटर्जी को बार बार आज जब अपना जोका अस्पताल में जब लेके गया था, तो मतलब पूरा घेर लिया था पत्रकारों लोगों ने, सांबादिक लोगों ने, कैमरा पर्सन ने, कई रिपोर्टर ने पूरा घेर लिया था, और उसको बार बार मतलब यही हम लोग कहना चाह रहा था ये आपके साथ मतलब कौन फंसाया गया, किसने फंसाया गया, उन्हें बार बार यही बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द वो भी हम खुलासा कर देंगे कौन फंसाया। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में बड़ा भूचाल आ सकता है, क्योंकि पार्थो की अगर जुबान खुल गई तो अब बात कहीं और जाने वाली है, जिसको मैं पूछना नहीं चाह रहा हूं, और आप समझ रहे हैं कि पार्थो की जुबान खुली तो वो अब क्या बोल सकते हैं, क्योंकि पार्थो बहुत गुस्से में है। कुछ ही देर में पार्थो ने क्या कहा था गुस्से में, हम आपको वो सुनाएंगे। उन्होंने साफ कहा था कि समय आने दीजिए, हम बताएंगे। किन्हीं कारणों से हम वो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन पार्थो चटर्जी का वो बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा था ये मेरा पैसा नहीं है, समय आने दीजिए, मैं सबको बताऊंगा। और शायद जो उनका बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि कोई बड़ा नाम ले सकते हैं, और आप समझ सकते हैं शांतनु वो नाम लेने के बाद बंगाल की राजनीति में क्या भूचाल आने वाला है। देखिए इसके बाद जो फिलहाल जो मतलब शुरू हो गया बंगाल का जो राजनीति में, आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले जो खुद मिथुन दादा ने वहां गुरु ने खुद मतलब बंगाल पे आकर मतलब ऐसी कहा कि करीब 21 विधायक
जो तृणमूल का है वो मतलब खुद भाजपा के साथ मतलब बातें करना शुरू की। इसके साथ साथ अभी देखिएगा जो तृणमूल का आज मतलब पार्थो चटर्जी ने जो कहा एक पैसा मेरी नहीं है, मेरे को फंसाया गया है, ये मतलब बोलने के बाद पूरा मतलब बंगाल का पूरा राजनीति को हिला दिया। क्योंकि सभी लोगों ने, विरोधी दल ने तो प्रचार कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी टिप्पणी दे रहा है ये पैसा किसका है। तो पार्थो चटर्जी क्यों नहीं बोल देते हैं, क्यों नहीं बोलता है ये पैसा कहाँ से लाके आया और कहाँ जाता है ये पैसा, ये सबसे बड़ी सवाल उठाया। साथ साथ देखिएगा तृणमूल का जो संपादक है उस बंगाल का जो कुणाल घोष है, तो कुणाल घोष ने खुद ऐसी आज मतलब कहा ये पार्थो चटर्जी क्या बोल रहे हैं वो खुद पार्थो चटर्जी को ही मालूम नहीं। क्योंकि अभी मतलब जिस दिन उन्होंने गिरफ्तार हुआ उसी दिन से कुछ बोलने का कोई मतलब कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन आज अचानक पार्थो चटर्जी ने ऐसे क्यों चेंज हो गया। और पार्थो चटर्जी जो बोल रहे हैं ऐसे भी उन्होंने बोल भी सकते हैं, हम अर्पिता को भी मतलब पहचानते नहीं है, हम कौन है, हम पार्थो चटर्जी ये भी हम पहचानते नहीं है। कुणाल घोष ने ऐसी टिप्पणी किया, मतलब खुद आप देखिएगा पूरा तृणमूल दल के अंदर पार्थो चटर्जी को लेकर मतलब बड़ी से बड़ी मतलब समस्या में सामने आ गया तृणमूल दल में। और धीरे धीरे मतलब ईडी ने खुलासा करना चाहता है कि पैसा आखिर कहाँ से आया। लेकिन एक पैसा सिर्फ एसएससी का ही पैसा, एसएससी घोटाला का पैसा ये तो नहीं हो सकता है। क्योंकि जब नोटबंदी होने के बाद ये जो नया रकम का 2017 साल के बाद ये जो बंडल मिला है नया जो 2500 का, लेकिन इतना भारी रकम से जो पैसा कहाँ से आया ये भी मतलब ईडी भी मतलब अभी भी मतलब इसका मतलब सोचने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। बार बार पार्थो चटर्जी का पूछ रहे हैं, लेकिन पार्थो चटर्जी ठीक तक से सावजिक नहीं कर रहे हैं, ईडी का दावा किया है। लेकिन अर्पिता ने सीधा तौर से बोल रहे हैं एक पार्थो चटर्जी का पैसा है। क्योंकि पार्थो चटर्जी का हर समय मतलब पार्थो चटर्जी का जो मतलब आमने सामने का जो लोग घूमता है, खुद उसका खास जो लोग है वही लोग मतलब घर में आते थे, उसी घर यूज करते थे, लेकिन हमको उसी घर में जाने के लिए मना कर दिया। ये बड़े बयान दिया है अर्पिता ने, लेकिन इसके आगे क्या भी हो सकता है ये सबसे बड़े सवाल है। पूरा देश का लोग मतलब जानना चाहते हैं कि कितना 50 के ऊपर करोड़ रुपया कहाँ से आया, ये सबसे क्या 50 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ और 7 किलो तक का सोना, अभी यही इतनी बात आ रही है। जो ईडी अभी छापेमारी कर रही है, कैश काउंटिंग की प्रक्रिया समय समय पे हो रही है, क्या अभी जो रकम फिलहाल जब्त किया गया है उसकी संख्या बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मतलब कम से कम पार्थो चटर्जी और अर्पिता का नाम से मतलब जितना कागजात जमीन का कागजात जितना मिला है मतलब वो भी छोटे मोटे रकम का नहीं है, वो भी सकता है, वो भी 30 से 40 करोड़ रुपया के आसपास है। क्योंकि अभी भी मतलब धीरे धीरे ये पोल सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए पार्थो चटर्जी अर्पिता का नाम पर अपा नाम के बड़े रिसोर्ट है बोलपुर क्षेत्र में, और उसके साथ साथ देखिए कुछ कलकत्ता में एक बड़े मतलब 3 प्लॉट का एक बहुत बड़े एक मकान है, 3 मंजिल का मकान है। वो मतलब शादी के लिए कोई अनुष्ठान के लिए मतलब किराए पे देता था, लेकिन उसमें जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन देख रहे 3 जो मतलब फ्लोर का जो 3 प्लॉट का जो मकान है उसमें एक ही प्लॉट का रजिस्ट्रेशन है और दोनों प्लॉट मतलब दिखा रहा है पूरा खाली है। लेकिन ये कैसे हो गया? मतलब जो हमारा जो बॉबी हसन जो पश्चिम बंगाल जो मेयर है कॉर्पोरेशन का, उन्होंने खुद ऐसे कहा अगर ये गलत है, अगर इसकी इंक्वायरी शुरू करेंगे हम लोग, अगर इनकी गलत होगा हो सकता है बिल्डिंग को हम तोड़ देंगे, अदरवाइज हम बिल्डिंग को खुद क्रॉप कर लेंगे, गवर्नमेंट ले लेंगे इस बिल्डिंग को। क्योंकि पार्थो चटर्जी का नाम पे मतलब इतना भारी रकम के जो जमीन का कागजात मिला, उसके साथ साथ आप देखिएगा पार्थो चटर्जी का जो घर में मतलब अर्पिता का घर में जो सोने का जो गहना मिला है, तो सबसे बड़ी बात है कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो मतलब विदेशी मुद्रा जो मिला है ये कहाँ से आया? ये तो सबसे बड़ी सवाल तो यही है, बाहर से विदेशी जो मुद्रा आया, कॉइन आया, ये कहाँ से आया? ये जो विदेशी मुद्रा का मामला है ये शांतनु अब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा, विदेश से लेन देन गैर कानूनी तरीके से, इसमें बहुत सी बातें अभी सामने आने बाकी है। चूंकि पार्थो चटर्जी कुल मिला के ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के बाद एक महत्वपूर्ण पद पर थे, विभाग भी था, संगठन में उनकी भूमिका थी, और अब यह तय हो चुका है कि अर्पिता उनकी सहयोगी थी, बहुत ज्यादा नजदीकी थी।
इन सब के मिली भगत से जो कुछ भी हो रहा था, जो भी धंधा चल रहा था, कट मनी से लेकर के जो कुछ भी आप कह लीजिए, टोलाबाजी, कट मनी, सबका ये गालमेल है। ये जो मामला एसएससी घोटाले से जुड़ा हुआ है, ऐसे में ममता दीदी के चेहरे पर कम से कम अब कुछ तो ऐसे भाव आ रहे होंगे जिसमें वो बचाव की मुद्रा में दिख रही होंगी। और सबसे बड़ी बात, कोलकाता सहित पूरे पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा बड़े मुखर और बहुत एग्रेशन में रहा करते थे, उनकी क्या स्थिति है, ये खबर और इस खबर के बारे में बताना ये बहुत जरूरी है इस समय फिलहाल। शांतनु जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मतलब जिस दिन करीब 72 घंटे के बाद मतलब यहाँ पे मतलब पार्थ चटर्जी ने गिरफ्तार हुआ था, उसी दिन का 72 घंटे के बाद 72 घंटे के बाद खुद ममता दीदी ने मतलब मुंह सुनी और ममता दीदी ने सीधा तो उससे कहा ये फिलहाल जो पश्चिम बंगाल में ये जो भारी रकम का जो मतलब तस्वीर जो मीडिया पे दिखाई जा रही है, ईडी के हाथ में मिला है, इसके अगर मतलब उसको कहा है कहाँ से आता है इतना पैसा, ये सबसे ममता दीदी ने कहा, साथ साथ अभिषेक बनर्जी ने कहा ये पैसा कहाँ से आया, ये पहले मतलब बोलना चाहिए। और ईडी को यही कहा है जितना जल्दी हो सके इसका तदन मतलब जितना जल्दी हो सके करना चाहिए। ऐसी तो नहीं है ये, कम से कम जैसे हम लोग पहले देखा है शारदा और नारदा केस में आधी करीब मतलब कई साल लगा चुका है ईडी ने, लेकिन खुद ममता दीदी ने और अभिषेक बनर्जी ने ही कहा जितना जल्दी हो सके मतलब इसको ये जो घोटाला है इसको मतलब सामने आना चाहिए। लेकिन पार्थ चटर्जी का घर में जब इतना भारी रकम से जो पैसा मिलने के बाद अभी भी फिलहाल जो मतलब तृणमूल का कई बड़े जो नेता लोगों ने वो मतलब मुंह खोलना बंद कर दी, क्योंकि जो बोलते हैं सिर्फ एक कुणाल बोलते हैं। तो इस समय फिलहाल बचाव के मुद्रा में है और ऐसा लगता है कि अभी इसमें कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं या कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। शांतनु, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि अभी पार्थो चटर्जी या अर्पिता मुखर्जी क्या कुछ बोलते हैं और उस पर कितना बड़ा भूचाल आता है ये देखना तो बाकी है, क्योंकि अभी तो झांकी है, आगे बड़ी तस्वीर या बड़ी पिक्चर अभी फिलहाल बाकी है। ये कम से कम बंगाल से जुड़े खबर और बदलते घटनाक्रम के संदर्भ में कहा जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु। और इस वक्त की हम आपको एक तीसरी बड़ी खबर दे रहे हैं और तीसरी बड़ी खबर जो है वो एनआईए के छापे से जुड़ी हुई है। इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर और उस तमाम इसके डेवलपमेंट पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एनआईए ने 6 राज्यों में छापेमारी की है, अवैध सामग्रियां बरामद की है। यूपी के सहारनपुर में एनआईए और यूपी एटीएस की टीम ने कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर है, आज दिन भर की एक बड़ी खबर। देवबंद में छापा मारकर एक संदिग्ध युवक को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। देश के 19 स्थानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें बिहार एक मदरसे का छात्र है गिरफ्तार किया गया संदिग्ध युवक। जो ये देवबंद में कार्रवाई है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आईएस मॉड्यूल के संपर्क में था गिरफ्तार किया गया संदिग्ध युवक, जो देवबंद से गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन आईसिस के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 राज्यों में छापेमारी की गई है, कई अवैध सामग्रियों को जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश सहित बहुत ही सघन छापेमारी और गिरफ्तारियां की गई हैं, कई अवैध सामग्रियां बरामद की गई हैं। तो जब हम बता रहे थे कि बिहार के फुलवारी शरीफ से जो घटनाक्रम हुए हैं और 2047 तक का एक इस्लामिक राज्य और गजवाए हिंद के संदर्भ में जो सामग्रियां मिली थी, हमने तभी कहा था कि एनआईए एक सघन अभियान चलाएगी और उसी के तहत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके साथ साथ बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, इन सब जगहों में, महाराष्ट्र में भी, नांदेड़ में भी कार्रवाई की गई है। तो कुल मिलाकर के 19 स्थानों पर छापेमारी की गई है। कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की गई हैं, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, कुछ गिरफ्तारी हुई है। तो एक तरीके से पूरे भारत में एनआईए की छापेमारी एक बड़े आहट, उस आहट की जिसमें आतंकी कुछ बड़ा कारनामा करने की कोशिश कर रहे थे और सैद्धांतिक रूप से, मानसिक रूप से नवयुवकों को भारत के खिलाफ
लामबंद कर रहे थे संघर्ष करने के लिए, लड़ाई छेड़ने के लिए, युद्ध छेड़ने के लिए, वो भी धर्म के नाम पर इन सब के नेटवर्क एक साथ जुड़ गए थे। वो बिहार के फुलवारीशरीफ से जब ये घटनाक्रम सामने आया, जब 2 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद से झारखंड सहित देश के तमाम राज्यों में इनके क्या तार जुड़े हुए हैं और उस नेटवर्क के माध्यम से ये किस तरीके से आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे, कैसे युवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा था, उन्हें मानसिक रूप से गजवाए हिंद के लिए या एक संगठन के प्रति, धर्म के प्रति ही जागरूक होने और उसके लिए समर्पित होने के लिए तैयार किया जा रहा था। इन सब के बारे में जानकारी मिली और ये जानकारी जब मिली तो जब पूरे देश में हर एक स्थान पर, संदिग्ध स्थान पर छापेमारी की गई तो आपत्तिजनक सामग्रियां या उससे जुड़े लोग जो युवकों को और बच्चों को इस हिसाब से तैयार कर रहे थे, जहां सशस्त्र संघर्ष और देश के खिलाफ और प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जो धर्म के नाम पर लड़ी जा सके, वो सब कुछ के लिए तैयार किया जा रहा था। और भारत में पूरी तरीके से अशांति का एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाना था जिससे प्रजातंत्र के सभी मूल्य और गंगा जमुनी तहजीब जो भारत की एकता के लिए फिलहाल जरूरी है, उसको खत्म कर देने की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। और किस तरीके से सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाए, समय समय पर प्रजातंत्र में अपने आप को इन्वॉल्व करके प्रजातंत्र के ही खिलाफ काम करने के लिए किस तरीके से कुछ लोग एक संगठन में अपने आप को एकत्रित करके पूरे देश के वातावरण को दूषित कर रहे थे, उसके खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। पूरे देश में 19 स्थानों पर छापे मारे गए हैं और कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जो जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। और इसके तहत हम आपको बता दें कि इन सामग्रियों के जब्ती के बाद अब साफ हो गया है कि दक्षिण के कई राज्यों में कई स्थानों पर आगे छापेमारी की जाएगी, क्योंकि अभी आतंकी नेटवर्क और आतंकी तार कितने मजबूत हुए हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी जितनी भी जानकारी निकल पा रही है वो सब हम आपको बताते चल रहे हैं। तो इस तरीके से एक बड़ी खबर कि पूरे देश में एनआईए का छापा चल रहा है और उस छापेमारी में कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं और ये गिरफ्तारी सघन है और छापेमारी की कार्रवाई भी आगे कुछ और दिनों में सघन की जा सकती है, क्योंकि अब 6 राज्य के अतिरिक्त कई और राज्य हैं, कुछ सीमांत इलाके भी हो सकते हैं। हो सकता है कि हथियारों और इन सब की भी बरामदगी हो जाए, क्योंकि जो जानकारी एनआईए के सूत्रों से मिल रही है वो ये है कि ये जो स्लीपर सेल हैं और जो आतंकी मॉड्यूल है उसके तार बहुत लंबे हैं, पूरे देश से जुड़े हुए हैं और देश ही नहीं बल्कि विदेश से जुड़े हुए हैं, जिसकी जानकारियां भी समय समय पर मिल रही हैं। इसके साथ ही हम एक और बड़ी खबर पर चलते हैं और वो भी झारखंड से जुड़ी हुई खबर है। झारखंड बीजेपी एक तरह से वहां की सरकार को गिराने जा रही है, ये आरोप कांग्रेस के लोग अब लगा रहे हैं। हालांकि खबर यह है कि कांग्रेस के 3 विधायकों को कैश के साथ पश्चिम बंगाल में पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के तरफ से यह कहा गया कि कांग्रेस की जो मिलीजुली सरकार है, सोरेन के नेतृत्व में जो चल रही है, उसको गिराने के लिए एक बड़ी साजिश के तहत ये सब कुछ कार्रवाई आगे की जा रही है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी गाड़ी में 3 विधायक कांग्रेस के थे, उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के कैश के साथ पकड़े गए थे, ये कैश के साथ पकड़े गए थे। तीनों कांग्रेसी विधायकों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र की तरह वहां पर भी साजिश की जा रही है, अर्थात झारखंड में, और कांग्रेस को कमजोर करके वहां की जो मिलीजुली सरकार है जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, उसको अस्थिर करने की
बीजेपी की साजिश है और ये ऑपरेशन लोटस का एक्सटेंशन है, जैसा कि जयराम रमेश आरोप लगा रहे हैं। तो ये तीनों कांग्रेसी विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 50 लाख का कैश ये लोग अपने साथ लेकर के चल रहे थे। पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों कांग्रेसी नेता किस लिए गाड़ी में इतना कैश ले जा रहे थे, पश्चिम बंगाल से इनकी क्यों गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में अभी बड़ी जानकारी नहीं मिल पाई है। इस संदर्भ में कुछ ऐसे बयान हैं जो हम आपको सुनवाना चाहते हैं। देखिए, अभी हमने हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हम अपनी सारी बातों से अपने आला कमान को अवगत और सारी बातों पर जानकारी दे दी है। जैसे ही कुछ वहाँ से रिपोर्ट पर उनका निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। एफआईआर में नेम डिफायर किए हैं, किसी का नाम नेम भी एफआईआर। पैसे जो पकड़ाए हैं क्या हकीकत क्या है, जिस तरह बातें सामने आ रही है साड़ी खरीदने? अगर ये पता होता तो फिर हम थाने नहीं आते। थाने इसलिए आए हैं कि इन सारी चीजों की जानकारी वो इकट्ठा অ্যাপ্রক্স এখন বলতে পারবো না, এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে নিয়ে আসতে হচ্ছে। আমরা ও প্রসেসটা চলছে, আমরা কাউন্টিং মেশিনকে নিয়ে আসবো, ওটা করে তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে। হ্যাঁ, এরা কংগ্রেসের এমএলএ আছে। নামগুলো জানা গেছে? নামগুলো আছে রাজেশ কচ্ছপ আছে, তারপরে নমন বিক্সেল আছে, তারপরে ইরফান আনসারি। এরা তিনজনই কংগ্রেসের এমএলএ ফ্রম ঝাড়খণ্ড। तो इस बयान के बाद हम आपको बता दें कि तीनों विधायकों के खिलाफ कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी है और तत्काल प्रभाव से पार्टी से इन्हें निलंबित कर दिया गया है। झारखंड कांग्रेस के महासचिव और प्रभारी अविनाश पांडे ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। शनिवार को कांग्रेस के 3 विधायक जामताड़ा से इरफान अंसारी, खिजरी से राजेश कच्छप, कोलीबिरा से नमन विक्सल को भारी कैश के साथ पकड़ा गया था। पुलिस ने इनकी गाड़ी से 48 लाख और अब तो जानकारी मिल रही है कि 50 लाख के करीब इनके पास नकदी थे, वो उसके साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने खुफिया सूचना मिलने के बाद चेकिंग के लिए गाड़ी रोकी थी। कैश की गिनती के लिए काउंटिंग की मशीन मंगाई गई, जिसमें ये बताया गया कि ये सब इतना कैश लेकर के जा रहे थे। तीनों विधायक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायकों समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी को कोर्ट में पेश किया गया। झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस चला रही भाजपा, ये जयराम रमेश का आरोप है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का जो ट्वीट है वो भी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो ये कि झारखंड में भाजपा का ऑपरेशन लोटस हावड़ा में बेनकाब हो गया। दिल्ली में हम 2 का गेम प्लान झारखंड में वही करने का है जो उन्होंने महाराष्ट्र में ईडी एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी से करवाया। तो इस तरीके से ये सारी बातें आ रही हैं। लेकिन 48 लाख का कैश 3 विधायक एक गाड़ी में लेकर के चल रहे थे, किस उद्देश्य से वो आगे बढ़ रहे थे, और ये तीनों कांग्रेस के थे। पश्चिम बंगाल में इनका जाना, वहां पर इनका मूवमेंट, वो भी उस समय पर जबकि वहां पर पूरा कैश भंडार ही मिल रहे हैं। ऐसे में 50 लाख का ये कनेक्शन है क्या? अभी तो ये सोचना और जानना जरूरी है कि आखिर में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक पश्चिम बंगाल में कैश के साथ क्यों पकड़े जाते हैं, पुलिस उनको हिरासत में क्यों लेती है। ये एक बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर के साथ कम से कम अब आप स्पष्ट हो सकते हैं कि क्या कोई कनेक्शन जो वर्तमान में ईडी की कार्रवाई कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के कुछ शहरों में चल रही है, ऐसे में कुछ कैश जो अभी ईडी के चंगुल में आ ही नहीं पाई,
क्या वो उसके आंखों से दूर होने के बाद इस तरीके से तो बाहर नहीं जा रही है? सवाल ये भी है और इस पर जरूर गौर करिएगा। और तीन विधायकों के गाड़ी से 48 लाख से अधिक का कैश मिलना, हालांकि कांग्रेस ने तीनों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि एक ऐसे मौके पर जबकि गलत तरीके से अनाचार भ्रष्टाचार के जरिए से कुछ लोग कैश के साथ गाड़ियों में या अपने घरों में गिरफ्तार किए जाते हैं या हिरासत में लिए जाते हैं, तब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो शासन सत्ता में कई वर्षों तक, दशकों से रही, उसके प्रवक्ता इतना हल्का बयान कैसे और क्यों दे देते हैं? शायद वो ये नहीं समझ पाते कि जब भ्रष्टाचार की बू किसी ऐसे घटनाक्रम में आ रही हो, ऐसे समय में सिर्फ किसी एक रूलिंग पार्टी पर तोहमत या आरोप लगा देने भर से क्या काम चल जाएगा? सवाल तो यह है। लेकिन फिलहाल हम इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने तीनों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। अब बड़ा सवाल है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे आरोपित कांग्रेसी विधायकों के और साथियों के साथ ज्यादा दिन तक सरकार चलाएगी? अब शायद ये भी सवाल कुछ दिन में उठने लगेगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को मालूम है कि अगर ये स्थितियां ज्यादा दिन तक रहीं और छींटे कुछ और जगह पर भी पड़े, क्योंकि कोलकाता में जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरीके से कैश की बरामदगी हो रही है, आने वाले समय में हो सकता है कि उड़ीसा तक इसके छींटे पहुंचे और झारखंड और बिहार तक भी इसके छींटे पहुंच सकते हैं। इसलिए अभी डर और आशंकाएं बहुत हैं। फिलहाल 3 विधायक कांग्रेस के हावड़ा में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको बाकायदा पुलिस ने पकड़ लिया है। तीनों को निलंबित कर दिया गया है कांग्रेस की पार्टी की सदस्यता से फिलहाल। लेकिन आगे क्या ये मुश्किलें बढ़ेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल भ्रष्टाचार से देश कमजोर होता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब कार्रवाई होती है और उसका संदेश दूर तक जाता है, तो इस लोकतंत्र में मजबूर होकर जी रही जनता जो ये मानती है कि बड़े लोगों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस देश में कुछ नहीं होने वाला, शायद उनके मन में आत्मविश्वास और विश्वास जग रहा होगा, क्योंकि कार्रवाई अब किसी के पद, ओहदे और रसूख को देखकर के नहीं, बल्कि प्राधिकृत एजेंसियों के जागरूक होने, उनकी निगहबानी के कारण और साथ ही साथ कोर्ट के डायरेक्शन और संबंधित मंत्रालयों के निर्देश के बाद ये कार्रवाई हो रही है। इतना जरूर है कि इन कार्रवाइयों के किए जाने के दौरान आरोप ये लग रहा है कि ये सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि अगर आप पर छींटे हैं ही नहीं तो फिर डर काहे का? और अगर आप डर रहे हैं और अगर आप पर छींटे आ रहे हैं तो आपको तो उन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जिसकी झलक कोलकाता सहित पूरे देश में जगह जगह पर दिख ही रही है। बहरहाल हम अब अंतिम खबर की ओर चलते हैं और ये भी एक बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री ने आज मन की बात की और मन की बात में ढेर सारी बातों के दौरान उन्होंने ये कहा कि आजादी के इस अमृत महोत्सव काल में एक बार फिर जरूरी हो गया है कि ये देश ये सोचे और निश्चित करे कि हर घर तिरंगा झंडा लहराए 13 से 15 अगस्त के बीच में। ये प्रधानमंत्री ने आह्वान कर दिया है मन की बात के जरिए पूरे देश के साथ, और ये विश्वास है कि अपने प्यारे तिरंगे के प्रति कुर्बान 135 करोड़ का ये आवाम निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसा कर दिखाएगा। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि जो जन आंदोलन बनाने की बात और जिसका आह्वान प्रधानमंत्री कर रहे हैं
उस आह्वान का एक सकारात्मक पहलू ही आगे जाए, क्योंकि कुछ ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि तिरंगा अभियान के इस पूरे मामले में कहीं न कहीं जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर या नगरीय स्तर पर कुछ प्राधिकृत लोग या एजेंसियां जानबूझकर जबरन लोगों से पैसा जमा करने के लिए कह रही हैं। ये बात प्रधानमंत्री तक भी पहुंचनी चाहिए और सिर्फ उनके आह्वान पर जन आंदोलन बने, हर घर तिरंगा पहुंचे, तिरंगा लहराए और कोई भी व्यक्ति या संस्था, स्वयंसेवी संस्था इस जन आंदोलन में धनराशि के साथ अपने पूरे सहयोग के लिए आगे आए, ये अपेक्षा तो की जाती है। लेकिन एक राजपत्रित अधिकारियों या किन्हीं अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर या जबरन मनमाने तरीके से अगर कुछ लोगों से पैसा मांगा जाएगा झंडा देने के लिए, झंडा प्रदान करने के लिए, तो इसका गलत मैसेज पूरे देश में जा सकता है। ये प्रधानमंत्री को और साथ ही साथ देश के मुख्यमंत्रियों को ये सोचना होगा, संबंधित मंत्रियों को भी ये सोचना होगा, क्योंकि भारतीय राज्य कश्मीर से, हालांकि वो हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलती हैं, महबूबा मुफ्ती का सीधा आरोप है कि स्कूली बच्चों से जबरन झंडे के लिए पैसे वसूल किए जा रहे हैं। अगर इस तरीके का आरोप जो सिर्फ यहाँ पर कमियां निकालना चाहते हैं, गलतियां बताना चाहते हैं और झंडे के नाम पर अगर गलत तरीके से उगाही का आरोप लगेगा तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और मुद्दा बनेगा और बनना चाहिए अगर जबरन कहा जा रहा है, क्योंकि हमारा प्यारा तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, हमारे गौरव का प्रतीक है। इसको लहराने के लिए अपने घर पर ये शान से फहरे, ये हमारी संकल्पना है, ये हमारे सपने हैं और इसको पूरा करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर इसके लिए जब ये आरोप लगाए जाने लगे कि जानबूझ करके पैसे की वसूली की जा रही है, तो ये पूरे देश में एक गलत मैसेज जा सकता है, जिस पर अब पीएमओ सहित और राज्यों के सीएमओ सहित, किसी भी जिले के डीएम सहित, तहसील में प्राधिकृत किसी भी वरिष्ठ अधिकारी सहित सबको यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वयंसेवी संस्थाएं या कोई भी नागरिक चंदे के रूप में अपनी खुशी से जाकर के अगर नियत स्थान पर दान करता है ताकि हर घर तिरंगा पहुंचे तो ये बेहतर। लेकिन स्कूली बच्चों या किसी नागरिक या किसी व्यापारी से अगर कोई ऐसा आदेश जो इसके लिए जाएगा कि वो इतना चंदा जमा करें, ये पूरी तरीके से गलत होगा। और फिलहाल जो अभी तक जानकारी मिल रही है, कहीं से भी शासन को ऐसा, शासन की तरफ से ऐसा निर्देशित नहीं किया गया है। लेकिन कुछ खबरें देश के कई जिलों से, कई स्थानों से आ रही हैं कि वहां के डीएम्स के द्वारा कई पेट्रोल पंप के मालिकों, स्कूलों और स्वयंसेवी संस्थाओं से ये कहा जा रहा है कि वो झंडे के लिए इतनी धनराशि एकत्रित कर मुहैया कराएं, जो कि पूरी तरीके से गलत होगा, गलत मैसेज जाएगा। इस मैसेज को एवी स्टार न्यूज़ के माध्यम से अगर सरकारें समझ पाएं तो स्पष्ट निर्देश जिलों तक जाना ही चाहिए, क्योंकि हमें अपने तिरंगे पर अभिमान है, गर्व है, ये हमारी शान है। और 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा फहरे, इसके लिए हम भी बराबर अभियान चलाते रहेंगे। जैसा कि मन की बात की एक विशेष कड़ी में आज प्रधानमंत्री ने देश से आह्वान किया और उनके आह्वान का एक सकारात्मक पहलू भी सामने आएगा और आने वाले 13 से 15 अगस्त के बीच में पूरे देश में हर घर में तिरंगा फहराएगा, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव में
पूरे देश के गौरव को बढ़ाने के लिए हमारा तिरंगे की शान आकाश में, पाताल में, चारों दिशाओं में ऐसे ही फैले, इसी आशा और विश्वास के साथ फिलहाल अब तक की बड़ी खबरों की मुख्य बातों को हमने आपको बताया। इसके साथ साथ अब इस संकल्प के साथ कि हम 13 से 15 अगस्त के बीच हर एक घर में तिरंगा लहराया जाए, इसके अभियान में शामिल होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप फिलहाल देखते रहिए AV स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।